हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? कुछ दिख रहा है? क्या मैं दिख रहा हूँ? अरे अच्छे से देखो, दिखूंगा भाई। अच्छे से देखो, दिखूंगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम्म। यस। बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? नया चैप्टर चालू नहीं है यार, इसको चेंज कराना है, भूल गया हूँ। नया चैप्टर नहीं चालू है, इसको चेंज कराना है। ठीक है। अभी लिक्विड सोल्यूशन ही चलेगा। मैं एक बार मैसेज डाल देता हूँ, नहीं तो क्या होगा ना। हाँ बच्चों, बोल दिया है, चेंज हो जाएगा कल से। हाँ, बोल दिया है, चेंज हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखो, 9 अगस्त को आपका टेस्ट है। सॉरी, संडे। 9 अगस्त का मतलब संडे है ना? 9 अगस्त को आपका टेस्ट है। ठीक है। और 9 अगस्त को जो टेस्ट है उसका सिलेबस बता देता हूं। टेस्ट का सिलेबस, यही सिलेबस आएगा आप में, ध्यान रखिएगा। पूरा कंसंट्रेशन टर्म आएगा, पूरा कंसंट्रेशन टर्म आएगा। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं वो मोल कॉन्सेप्ट में जाके कंसंट्रेशन टर्म के वीडियो देख ले। नहीं तो वन शॉट में मोल कॉन्सेप्ट का पढ़ाने जा रहा हूं एकदम लाइव। उसमें कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा, आप वहां से भी कर सकते हो, मगर वो पढ़ाऊंगा मैं संडे को। अभी थर्सडे को लॉन्च करूंगा, मतलब थर्सडे को उसके बारे में डिटेल दूंगा, और मेरी क्लास संडे को होगी। संडे को मैं पूरा वन शॉट मोल कॉन्सेप्ट का पढ़ा दूंगा, बहुत स्टाइल में। तो वेपर प्रेशर 4 बजे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और राउल्स लॉ का पूरा केस, मतलब कल तक जितना पढ़ाया है वो सब आएगा। ये देखो, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कल तक जितना पढ़ाया है वो सब आएगा, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक का। ये टेस्ट का सिलेबस है, 1 2 3 पॉइंट, ये टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो यार बच्चों, अब हम लोग करते हैं, सबसे पहले अपनी क्यूएसडी सीट करते हैं, और फिर उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जरा सा आप लोग जल्दी से क्यूएसडी सीट सारे बच्चे करके आए हो। उसमें मक्कारी तो नहीं चल रही है कि कोई बच्चा करता ही ना हो, है? देखो, ये जितना भी मक्कारी करोगे, बदमाशी करोगे, ये सब तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि पेपर तुम देने जा रहे हो। प्रैक्टिस तुम्हारी कम होगी और सिलेक्शन तुम्हारा रुकेगा। हो सकता है मेरी बातें खराब लगे, मगर यार यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। यदि तुम मक्कारी करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, क्लास के साथ नहीं चलोगे, तो फिर सिलेक्शन रुकेगा, ठीक है। हाँ, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि पेपर चाहे जैसा है तुम कर पाओगे। कॉन्सेप्चुअली हर चीज आपको मैंने बता रखी है। जब तुम पेपर दोगे तो पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, मगर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। चलो भाई, क्यूएसडी सीट नंबर 5 रिवाइज करते हैं। क्यूएसडी सीट नंबर 5, पहला क्वेश्चन बताओ। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का पूरा वो लॉन्ग लेक्चर होगा, वो वन शॉट नहीं होगा, कम से कम 8 घंटे पढ़ाऊंगा मिनिमम मोल कॉन्सेप्ट, मतलब डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा। 8 घंटे का मतलब होता है 15 लेक्चर। 8 घंटे का मतलब होता है 15 लेक्चर। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आप 1.5 घंटे का एक लेक्चर करते हो तो उसमें इफेक्टिवली 1 घंटा आता है।
5-7 मिनट इधर उधर चला जाता है, फिर 10 मिनट क्यूएसडी सीट में चला जाता है। तो यदि मैं 15 लेक्चर बैच में लूंगा तो 8 घंटे का वन शॉट पढ़ाऊंगा तो बात बराबर है। तो मैं 8 से 9 घंटे का वन शॉट पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल डिटेल में, एकदम मस्त। सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ राउल्स लॉ। अब देखिए आपको किस टाइप का फार्मूला चाहिए, ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए। ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन चाहे डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट हो, सब पर अप्लीकेबल हो, ऐसा फार्मूला चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फार्मूला नहीं चाहिए। देख लो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ राउल्स लॉ। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लगेगा, और मैंने कहा किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल हो। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ये सभी तरह के सॉल्यूशन के लिए है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई ए, ये भी सभी तरह के सॉल्यूशन के लिए। तो आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। हाँ देखो आंसर क्या होगा? डी। हाँ मैं आप सबको जेई की, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें, तो मैं दे देता हूं आप सभी को मैं जेई मेंस की लिक्विड सॉल्यूशन की डीपीपी दे देता हूं। नीट एडवांस बुक से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नीट एडवांस बुक आपकी सब टॉपिक वाइज है। कहां कहां से प्रैक्टिस करोगे लिख देता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ, आपको यह भी बता दूं कहां कहां से प्रैक्टिस करोगे। देखिए आप करोगे कहां से, एक एक करके देख लो। आप पहले तो क्लास के नोट्स और क्यूएसडी सीट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? लेक्चर के क्वेश्चन और क्यूएसडी सीट करोगे, एक बार इसको रिवाइज करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद नीट के पीवाईक्यू, इसी टॉपिक के नीट पीवाईक्यू करोगे। इसके बाद आप नीट एडवांस बुक करोगे, नीट एडवांस बुक के क्वेश्चन करोगे। इसके बाद आप जेई के क्वेश्चन करोगे, जेई मेंस के। ये मैं सीट आपको अभी दे दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आज मैं टेलीग्राम पे 2-3 बजे तक डाल दूंगा, ठीक है? इसको भी डाल दूंगा, जितनी हमने करा रखी ना वो सारी एक जगह पे करके 20 सोल्यूशन डाल दूंगा। तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये आपके पास है या नहीं है? नहीं तो इसको भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बस इसके आंसर नहीं है मेरे पास, मैं तो लगाता हूं, सॉल्व कर देता हूं। ये बुक आपके पास होगी ही होगी। तो इतनी आपको मिनिमम प्रैक्टिस करनी है। आप कहोगे तो मैं एक क्वेश्चन सीट और डाल दूंगा, ठीक है? मैं 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन की सीट और डाल दूंगा, एक सीट और डाल दूंगा क्वेश्चन सीट। आप लोगों को एक क्वेश्चन सीट और टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है? तो आप ये प्रैक्टिस करके आराम से टेस्ट दीजिए, आराम से टेस्ट दीजिए। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। मैंने कहा सोल्यूशन ए 6 ग्राम यूरिया इन 90 ग्राम वाटर, सोल्यूशन बी 342 ग्राम सुक्रोज इन 90 ग्राम वाटर, सोल्यूशन सी 6 ग्राम यूरिया इन 180 ग्राम वाटर। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब हमें पता है कि यार वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप पहले मोल बनाओ। इसमें यूरिया का कितना मोल होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 0.1। वाटर का कितना मोल होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 5 मोल होगा। तो इस वाले का मोल फ्रैक्शन कितना आया? इस वाले का मोल फ्रैक्शन आया मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूशन, डायरेक्ट कर दिया है। मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूशन। मोल ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सोल्यूट। तो 5 प्लस 0.1 5.1। तो इसकी वैल्यू आई 1/51। अब इसकी निकालो।
देखो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, तो इसमें मोल कितने बनेंगे देख लो, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल बनेगा। इसके मोल आप पीछे निकाल ही चुके हो 5। तो देखो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन 6, मोल ऑफ सॉल्यूट 1 और मास ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ 1 और 5 6, तो 1/6 आया। अब इसका निकालो, यूरिया के मोल कितने हैं 0.5, क्यों 6 ग्राम ये है 6 ग्राम ये है। अब ये कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 10 मोल हो जाएगा। तो ये हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मोल फ्रैक्शन आया 1/11, इसका 1/6, इसका 1/51। तो सबसे कम मोल फ्रैक्शन किसका है, बी का। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का, फिर सी का, फिर ए का। तो ऐसा कोई आंसर है भी कि नहीं है, ऐसा कोई आंसर है भी कि नहीं, ये देखो सबसे ज्यादा बी का, फिर सी का, फिर ए का। क्लियर है सबको, सबका आंसर मैच कर रहा है। और ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। देखो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है। आओ अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, करिए ये क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन भी इधर लिखी थी। अब इसको करो, वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज पीटी इक्वल टू 40 काईए प्लस 60, सेलेक्ट करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव सॉल्यूशन, सेलेक्ट करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव सॉल्यूशन। अब यार आप बताओ कि इस सॉल्यूशन का ग्राफ कौन सा है। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि सबसे पहले आप पीए नॉट और पीबी नॉट निकालो। अब इसका पीए नॉट पीबी नॉट कैसे निकालोगे, देखो यहां पर ए है तो ये क्या हुआ बी, मतलब पीबी नॉट की वैल्यू हो गई 60 और पीए नॉट की वैल्यू क्या होगी, दोनों का सम। तो 60 + 40 कितना हुआ 100, 60 + 40 कितना हुआ 100। अब देखो यहां पर b की वैल्यू 1 है, गौर से देखना कौन a है कौन b। यहां पर देखो b की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये pb है। तो pb की वैल्यू 40 है ही नहीं, pb की वैल्यू तो 60 है, तो ये गलत हो गया। अच्छा यहां पर देखो काई ए इक्वल टू 1 है, तो काई ए इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये पीए नॉट है। तो पीए नॉट की वैल्यू कितनी है 100, सही है। और ये पीबी नॉट है और पीबी नॉट की वैल्यू कितनी है 40, सही है। तो आंसर ये हो गया भाई, पीए नॉट की वैल्यू कितनी है 100 और ये देखो काईए इक्वल टू 1 है, काईए इक्वल टू 1 का मतलब ये प्योर लिक्विड ए की लाइन है और उसकी वैल्यू 100 दे रहा है और ये गलत है। यहां देखो काईए इक्वल टू 1 है तो ये पीए नॉट की वैल्यू है, अब पीए नॉट की वैल्यू 40 थोड़ी है। इस जगह पे इसकी वैल्यू लिख लेना, इसकी वैल्यू लिखना भूल गया हूं 60। अब यहां देखो ये देखो काईए इक्वल टू 1 है तो ये पीए नॉट हो गया, तो पीए नॉट की वैल्यू 40 नहीं है, पीए नॉट की वैल्यू 100 है, तो ये गलत है। पीए नॉट की वैल्यू 100 है 40 नहीं है। तो ये ग्राफ इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड गलत है। अरे वाह बानो बेटा, सेकंड गलत कैसे है जरा बताना एक बार। अच्छा सेकंड क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आया। ए भाई दास, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन चेक करिए, चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन गलत है। अरे भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या निकला, इसका निकला 1/51, 1/6, 1/11। तो मोल फ्रैक्शन सबसे कम किसका है, बी का। तो मोल फ्रैक्शन जिसका कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो देखे जरा।
मोल फ्रैक्शन जिसका कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन का। तो मोल फ्रैक्शन सबसे छोटी वैल्यू ये है तो सबसे कम है, तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। फिर किसका है 1/11। फिर ये एक मिनट, अरे सॉरी गलती मेरे से हुई है, मैं उल्टा बोल गया यार। ये मोल फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा मोल फ्रैक्शन तो ये है। सबसे छोटी वैल्यू 1/51 है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे से एक सिली मिस्टेक हो गई है भाई। सबसे छोटी वैल्यू तो 1/51 होगी, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। फिर होगी 1/11, 1/6 तो सबसे बड़ी वैल्यू है, उल्टा साइन लगा है। 1/6 तो सबसे बड़ी वैल्यू है। 1/6 सबसे बड़ी वैल्यू है, ऐसा आंसर आएगा। सबसे ज्यादा होगा ए का, फिर होगा सी का, और फिर होगा बी का। सबसे ज्यादा होगा ए का, फिर नहीं, आंसर ही नहीं है कोई, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ऑप्शन और बनाना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नहीं है। सबसे कम होगा बी का, फिर होगा सी का, फिर होगा ए का। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी भाई। मोल फ्रैक्शन जिसका कम होगा उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा, और सबसे छोटी वैल्यू तो 1/51 है ना, तो मोल फ्रैक्शन सबसे कम तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, है ना। हाँ, अब ये हो गया। अब ये आओ, इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन सही लग रहा है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। बहुत सारे बच्चों को तो ये क्वेश्चन गलत लग रहा होगा कि यार इसमें डाटा कम है, सर ने डाटा कम दिया है इसलिए क्वेश्चन बन नहीं रहा है। गौर से समझना, मैंने आपको डाटा दिया है, कैसे दिया है समझाता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी एक्वस सॉल्यूशन इज 700 torr at 373 Kelvin temperature. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब देखो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है। पीएस की वैल्यू दी है 700 टॉर, ये देखो। अब हमारा फार्मूला सिंपल होता है पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई। और काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यही पूछा गया है। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही पूछा गया है। पीएस की वैल्यू आपको दी है, यदि हमें पी नॉट की वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन खत्म। सिंपल सी बात है, बताओ। यदि पी नॉट की वैल्यू मिल जाए तो काई की वैल्यू निकल आएगी ना। अब पी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है, प्रॉब्लम यहां है। पी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है। अच्छा, जरा मेरे को एक बार ये पढ़ के बताना कि सॉल्यूशन किसका किसका है, यूरिया का प्लस वाटर का। अब इसमें सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। हाँ अच्छा, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। अब गौर से समझना, यहां पे की पॉइंट क्या है, नोट। आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था, तो जरा बताना बॉइलिंग पॉइंट पर किसी का वेपर प्रेशर कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। याद है, बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अब जरा ये टेम्परेचर पढ़ो कितना लिखा है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 760 टॉर। वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर को ही कहते हैं 760 टॉर। तो जब कोई क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे चलेगा तो वहां पर प्रेशर ऑटोमेटिक गिवन है सॉल्वेंट का,
वो भी कितना 760 टॉर 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब 760 टॉर या 760 mmHg हाइट। तो यार आपको इसका प्रेशर दिया है, वो बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली निकालना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। यदि आपको बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन अच्छे से नहीं आती है या आप इस चीज को नहीं पकड़ पाओगे तो तुम्हें ये लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में डाटा कम है, सर ने क्या है ध्यान नहीं दिया है, डाटा कम दिया है। ये देखो, अब आप इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करके वैल्यू बताओ। फर्स्ट आ रहा है ना, सॉल्व करके वैल्यू बताओ। फर्स्ट आ रहा है, ये देखो फर्स्ट आ रहा होगा। तो सारे बच्चे जरा एक बार ध्यान रखें, यदि कोई भी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे चलेगा तो वहां पर हमेशा प्रेशर गिवन है सॉल्वेंट का, कितना 760 टॉर 1 एटमॉस्फेयर। वो आपको दिया नहीं जाएगा, वो छुपा लिया जाएगा। इसी वजह से इस क्वेश्चन में मैंने टेम्परेचर बताया है और किसी भी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं बताया। साथ साथ में तुमको यह भी मेंशन कर दिया कि सॉल्वेंट कौन है। ये देखो इक्वस यूरिया सॉल्यूशन, आपको मैंने क्लू छोड़ता गया हूं, क्लू छोड़ता गया हूं। तो ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत कम है मगर इसमें कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग है। यदि वो कॉन्सेप्ट कोई बच्चा नहीं पकड़ पाया तो उससे क्वेश्चन होगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या था, आपको पता है कि यार आप मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट पूछ रहे हो तो डायरेक्ट तो फार्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का। ये प्रॉब्लम ये है कि पी नॉट गिवन नहीं है। अब पी नॉट गिवन नहीं है, उसी को पकड़ना कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन की टफनेस है। और वो क्या है, पूरा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है और बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर हमेशा डिफाइन होता है। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई थी, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सबको पता होती है, ये देखो। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पढ़ा चुका हूं। अगला आ जाओ, ये क्वेश्चन बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ईच लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज 500 mm of Hg। ठीक है, इफ 2 मोल लिक्विड ए फर्दर एडेड इन सॉल्यूशन then vapor pressure of solution become 550 mm of Hg। find out which liquid is least volatile in nature। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है नीट के और बुकों में भी दिया है। आप किसी भी बुक को सॉल्व करोगे मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नीट के पेपर में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। मगर उन्होंने पूछा है पीए नॉट और पीबी नॉट की वैल्यू। जो पेपर नीट में आया है, जो क्वेश्चन बुकों में दिया है, उसमें यह पूछा गया है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पीए नॉट एंड पीबी नॉट। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसा दिया। मैंने पीए नॉट और पीबी नॉट की वैल्यू पूछी है मगर दूसरे फॉर्म में। मैंने कहा विच फाइंड आउट विच लिक्विड इज लीस्ट वोलेटाइल इन नेचर। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पढ़ाया है जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो लीस्ट वोलेटाइल होगा। भाई यदि वेपर प्रेशर कम है इसका मतलब उसने कम वेपर बनाई है और कम वेपर बनाने का मतलब उसका वोलेटाइल नेचर कम है। तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो लीस्ट वोलेटाइल होगा, वो लीस्ट वोलेटाइल होगा। क्यों भाई, जितनी ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कम है तो ये बता रहा है कि इसका मतलब उसने कम वेपर बनाई है और जब वेपर कम बनाई है तो उसी को तो लीस्ट वोलेटाइल कहोगे। इसका मतलब आपको अभी भी पीए नॉट और पीबी नॉट निकालना है मगर मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया जैसे ये ना समझ में आया कि निकालना क्या है। अब करोगे कैसे, जैसे बताया है। देखो पहली इक्वेशन लिखो, 500 इक्वल डायरेक्ट लिख दूं, कोई परेशान तो नहीं होगा। जब मोल
मोल बराबर हो तो हमेशा मोल फ्रैक्शन कितना होता है? हाफ। मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखाया है कि यदि मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन हाफ होगा। तो जब मोल फ्रैक्शन हाफ होगा तो हाफ इंटू PA0 प्लस हाफ इंटू PB0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन, जब तुमने 2 मोल A और डाल दिया, तो जब 2 मोल A और डाल दिया तो प्रेशर कितना हो गया? ये 550। अब देखो, जब 2 मोल A और डाल दोगे तो A के कितने हो जाएंगे? 3 मोल। और B के कितने रहेंगे? 1 मोल। क्यों? तुमने B थोड़ी डाला है, A डाला है। A पहले से 1 था, B भी 1 था। अब 2 और डाल दिए तो A कितना हो गया? 3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हुआ? मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल मोल। अब टोटल मोल कितने हो गए? 4 इंटू PA0। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा? मोल ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल मोल। ये आ गई इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल PA0 और PB0 की वैल्यू निकाल लो, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो लीस्ट वोलेटाइल होगा। अब PA0 और PB0 की वैल्यू कैसे आए? तो भाई सिंपल सी बात है, देखो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/4 कट जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया पहली वाली इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन में जब तुमने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसे आ गई। मैंने पूरी इक्वेशन में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया? जैसे ये कट सके। ये देखो, अब क्या है? माइनस कर दो। तो जब इस इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड, जब 2 माइनस थर्ड करोगे तो ये कट जाएगा ऐसे, है ना। मैंने क्या किया है? इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2। अब लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा तो ये माइनस करो। तो इक्वेशन थर्ड क्या है? 500 का मतलब 250 हो गया। 250 माइनस 550। क्यों? इक्वेशन थर्ड -2 कर रहे हो। अच्छा, ये तो कट गया। अब इक्वेशन थर्ड 1/4 PA0 माइनस 3/4 PA0। PA0 की वैल्यू बताओ। तो ये कितना आया? -300। ये आ गया -300। अब ये कितना आएगा? 1/4 कॉमन ले लो तो -1 - 3 तो ये 2 आ जाएगा। तो -2/4 PA0। तो देखो, माइनस से माइनस कट गया और ये 2 कट गया। 2 इधर आया तो PA0 की वैल्यू आ गई 600। PA0 की वैल्यू आ गई 600 mm। अब PB0 की वैल्यू निकालो। निकालना वही है जो क्वेश्चन पेपरों में कई बार आ चुका है, नीट में, जेई में, हर बुक में दिया है। कोई भी बुक लगाओगे उसमें मिलेगा। नीट एडवांस में भी मैंने डाल रखा है, ये क्वेश्चन, मगर मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी है लास्ट में जाके, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अलग लेवल का हो गया है। यदि किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा कि निकाले क्या। अब देखो, PA0 की वैल्यू आ गई। अब PB0 की वैल्यू निकालो। तो भाई PA0 की वैल्यू इसमें डाल दो, PB0 निकल आएगा। तो PA0 की वैल्यू डाल दी 500, PA0/2। PA0 की वैल्यू कितनी है? 600। एक मिनट, PA0 की वैल्यू है 600 और PB0 हमें निकालना है। अब देखो, ये हुआ 300, 300 इधर आ गया तो ये 200 हो गया। तो PB0 इक्वल टू 200। तो PB0 इक्वल टू कितना आ गया? 400। तो देखो, PB0 400 है और PA0 600 है। तो वेपर प्रेशर कम किसका है? B का। तो वेपर प्रेशर कम B है तो B क्या है? लीस्ट वोलेटाइल। विच लिक्विड इज लीस्ट वोलेटाइल? B। ये गलत हो गया। बोथ आर इक्वल वोलेटाइल, ये गलत हो गया। इनिशियली लिक्विड A इज लीस्ट वोलेटाइल, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि शुरुआत में वेपर प्रेशर A का
कम है। जैसे ये स्टेटमेंट देखो कितना फंसाने वाला है, इनिशियली लिक्विड ए इज लीस्ट वोलेटाइल, आफ्टर एडिशन ऑफ लिक्विड ए बी इज लीस्ट वोलेटाइल। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसका यदि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर 600 है तो हमेशा 600 रहेगा, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल। क्लियर है? हाँ, फिर से समझा देते हैं। सर क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन सी आपने कैसे लगाया? बेटा वो मैंने चेंज कर दिया, आप नए आए होंगे, नए का मतलब लेट ज्वाइन किया होगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन चेंज कर दिया है। 1/11 कैसे आया क्वेश्चन 2 में? ओ भाई क्वेश्चन 2 में ही हो, अभी बता देता हूं। पहले मैं इस क्वेश्चन को बता दूं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया सबको? क्या कोई कैलकुलेशन रॉन्ग है क्या? चेक करो बच्चों, कैलकुलेशन रॉन्ग है क्या? एक बच्चा कोई लिख रहा है क्वेश्चन 2 की कैलकुलेशन रॉन्ग है। चलो 2 का भी देख लेते हैं। अच्छा, मंडल कह रहा है सर वेपर प्रेशर कांस्टेंट क्यों होता है? मंडल हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ऐसा नहीं है कि आराम से मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के तुम्हें मारेंगे। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, तुम ये बात भूल गए? सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था कि प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। तो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसीलिए प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब समझ में आ गया मंडल? अब मंडल समझ में आ गया? भाई तुम लोग ऐसी हरकतें मत करो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बवाल ज्यादा आ रहा है, और उसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने पहले राउंड में कैलकुलेशन गलत कर दी थी। पहले ही बताओ, ये कॉन्सेप्ट ठीक है सबको? ये कॉन्सेप्ट सही है? ये ठीक है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसका ज्यादा होगा जिसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कम हो। ये ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसका ज्यादा होगा जिसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कम हो। अब ये बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन है? ये वैल्यू सबसे छोटी है। क्यों? ऊपर की वैल्यू सबकी सेम है। अब नीचे की वैल्यू जितनी बड़ी होगी टोटल वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज्यादा होगा। सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? ए की, तो ए का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। फिर किसकी वैल्यू है? 1/11। एक बच्चा ये भी लिख रहा है कि सर 1/11 कैसे आया? हाँ, 1/11 कैसे आया? सही कह रहे हो, 1/11 नहीं आएगा, 10.1 आएगा। तभी बच्चा कह रहा था कि कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ, ये मैंने जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गलत की है। देखो इसके है 0.1 मोल, है ना? तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन 10.1, तो ये ऐसे हो गया। यार रहता तो बहुत बुरा फैल गया है इस क्वेश्चन में। सबसे छोटी वैल्यू तो ये हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। सबसे छोटी वैल्यू तो ये हो गई है, तभी है। अरे यार क्या बताऊं, ये देखो आ रहा है। अब सबसे छोटी वैल्यू जो है ना, देखो सबसे छोटी वैल्यू तो सी की हो गई है 101, ये भी हटाओ। सबसे छोटी वैल्यू तो सी की हो गई है, तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा? सी का होगा, फिर ए का होगा, फिर बी का होगा। अच्छा, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन बनाया होगा तो कैलकुलेशन सही की होगी। अभी कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। ऑप्शन इसलिए नहीं मैच कर रहा था क्योंकि मैंने कैलकुलेशन गलत कर रखी थी। मैंने कैलकुलेशन गलत कर रखी थी, जब मैंने क्वेश्चन बनाया होगा ना तब सही कैलकुलेशन की होगी, क्योंकि भाई ये सब निकालना पड़ेगा तभी तो ऑर्डर लगा।
तो इसका आंसर सी आएगा। चेंज कर लो सब लोग, इसका आंसर सी आएगा, यहां पे मिस्टेक थी भाई। मोल ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ, सॉरी, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सोल्यूट। तो 10 प्लस 0.1, तो 10.1 होता है। 10 प्लस 0.1 10.1 होता है। अब आप बताओ किसके 5 में से 5 सही है? हाँ, अब आप बताओ 5 में से 5 किसके सही है? वेरी गुड। 5 में से 4, 5 में से 3। गुड 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 गुड। हाँ, सल्यूट मतलब नॉन वेलेटाइल सल्यूट। यूरिया, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब नॉन वेलेटाइल सल्यूट होते हैं। ऑल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। चलो पढ़ाना शुरू करते हैं, चलो पढ़ाना शुरू करते हैं, है ना? आ जाओ, सारे बच्चे आ जाए। अच्छा, सारे बच्चे एक और काम करें, देखो ये मंथन बैच का आप लोग इनको स्कैन कर लें। ये क्या क्या है बता देता हूं। ये मंथन बैच का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? उसको स्कैन कर लो, क्योंकि सारे मंथन बैच की इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम चैनल पे आती है। और ये क्या है? ये इस फॉर्म को भर लो। इसमें क्या है? ये एक ऐसा फोल्डर है जिसमें आप सबको नीट के पीवाईक्यू, है ना, किसी तरह की क्वेश्चन बैंक, ये सब यहां पे मिलती रहती है। मतलब इसमें मटेरियल मिलता है, इसमें हर तरह का मटेरियल बच्चों के लिए डाल दिया जाता है। तो ये दोनों कर लीजिए। ये फॉर्म है स्टूडेंट डिटेल फॉर्म, ये फॉर्म भर दीजिए। जैसे किसी भी तरह की डिटेल, मतलब कोई चीज मंथन बैच के स्टूडेंट को दी जाए फ्री में, तो वो आपके पास अपने आप पहुंच जाए, वो आपके पास अपने आप पहुंच जाए, क्योंकि आपकी डाटा भरा रहेगा तो वो आपको अपने आप सेंड कर देंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है मंथन बैच का, तो दोनों को स्कैन करके आराम से इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है? देखो, डियर स्टूडेंट, स्कैन द QR कोड टू फिल मैंडेटरी स्टूडेंट डिटेल फॉर्म एंड ज्वाइन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो इसमें क्या है कि ये फॉर्म भर दोगे तो जो भी वो अपना फ्री देना चाहते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चों को हम लोग पीवाईक्यू फ्री दे देते हैं या कोई हैंड रिटन नोट्स देना चाहते हैं, तो बच्चों का डाटा होता है तो बच्चों को डायरेक्ट भेज दिया जाता है मेल पे या कहीं फोल्डर बना के या व्हाट्सएप पे। और ये टेलीग्राम चैनल है ना? तो कर लीजिए सब लोग। अच्छा, अब पढ़ते हैं। अब आप में से कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आप लोग सब लोग हेडिंग डाल लो, बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, सबसे पहली बात आई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड को ही आप क्या कहते हो? सॉल्वेंट कहते हो। प्योर लिक्विड को ही आप क्या नाम देते हो? सॉल्वेंट नाम देते हो। वैसे ये हेडिंग मैं पढ़ा चुका हूं, मगर मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूं क्योंकि यहां पर इसकी जरूरत है। अब देखो जरा बच्चों, इस बार थोड़ा स्पीड में रहेंगे सब लोग। हाँ, सक्सेसिव डिस्टिलेशंस। हाँ बेटा विशाल, अब सारे बच्चे गौर से इस बात को जरा ध्यान दें, अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है? देखो बच्चों, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है, प्योर लिक्विड जैसे वाटर। ये देखिए, ये क्लोज कंटेनर है और क्लोज कंटेनर में हमने क्या किया है, कोई प्योर लिक्विड ले लिया है। ये देखिए, ये हमारा लिक्विड है, वाटर भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ऐसे। अब ये क्या करेगा? अब ये वेपर बनाना स्टार्ट करेगा, तो इसकी वेपर आएगी ऐसे 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 ऐसे।
अब इसकी वेपर बन रही है, मैं इसको हीट कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। इस प्योर लिक्विड को हम लोग हीट कर रहे हैं। ये देखिए, इस प्योर लिक्विड को हीट किया जा रहा है ऐसे। ये देखिए, हम प्योर लिक्विड को हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी वेपर बन रही है। और जब कहीं पर वेपर बनेगी तो वेपर का प्रेशर आएगा। जब वेपर बनेगी तो वेपर का क्या आएगा, प्रेशर आएगा। ये क्या है, वेपर ऑफ लिक्विड, वेपर ऑफ लिक्विड। अब जब लिक्विड की वेपर बन गई तो वेपर का प्रेशर आ गया, ये आ गया वेपर प्रेशर। अब आप हीट करते जाओगे, वेपर बनती जाएगी, वेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अच्छा, क्लोज कंटेनर के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर। तो क्लोज कंटेनर के बाहर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, क्लोज कंटेनर के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो जब एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmHg या 760 टॉर होती है, अलग अलग यूनिट। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो एक समय आएगा कि वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। और जैसे ही वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुई, हमने क्या किया, इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर लिया। हमने इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर लिया, इसमें थर्मामीटर लगा रखा है। जैसे ही वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुई, हमने इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर लिया, और जो टेम्परेचर आया उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया जाता है। जो टेम्परेचर आएगा उसी को क्या बोल दोगे सब लोग, बॉइलिंग पॉइंट बोल दोगे। उसी को क्या बोल दोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोल दोगे। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड क्या होता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो भी टेम्परेचर होता है लिक्विड का, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। उसे बच्चों क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to atmospheric pressure, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को बच्चों हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको हमेशा कितनी वेपर बनानी है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्यों, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस समय जो टेम्परेचर है
वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है। तो हमें कितनी वेपर बनानी है? जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो हमें वेपर भी चेंज करनी पड़ेगी। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया गया तो हमें वेपर और बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू इक्वल करनी है ना। अब ये वैल्यू 1 है, मान लो किसी ने 2 कर दी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 है। अब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाने के लिए मुझे ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी। अब ज्यादा वेपर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो मुझे वेपर भी कम बनानी पड़ेगी। क्यों? मुझे तो बराबर करना है ना। तो यदि मान लो ये प्रेशर कम है तो हमें कम वेपर बनानी पड़ेगी, और कम वेपर बनाने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो डिफिनीशन क्या है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है। एक बच्चे कह रहे सर स्पेस में तो वेपर प्रेशर, स्पेस में तो प्रेशर जीरो होता है। तो स्पेस में प्रेशर जीरो होता है तो स्पेस में जो है ना लिक्विड भी अपने आप वेपराइज हो जाता है। वहां लिक्विड इस तरह से इकट्ठा नहीं होगा, वो अपने आप तैर रहा होगा, गैस की तरह तैरेगा वो, है ना। देखो, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इत्तेफाक की बात है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। इत्तेफाक की बात है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आप देखो, आपके ऊपर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, मेरे ऊपर भी 1 लग रहा है। आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार तुम दिल्ली आ गए हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग लग रहा है आपके शरीर पे, और जब आप पटना पहुंच गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग लग रहा है, कर्नाटक पहुंच गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग लग रहा है, महाराष्ट्र पहुंच गए तो अलग लग रहा है, अब कानपुर पहुंच गए तो अलग लग रहा है? ऐसा तो होता नहीं। तो पूरी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। जो यहां पर है इस रूम के अंदर है, वही पार्क में है, वही तुम्हारे घर में है, वही दूसरों के घर में है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसीलिए किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 बोला जाता है। अब वो चाहे तुम्हारे घर का वाटर हो, चाहे हमारे घर का वाटर हो, ठीक है, चाहे दिल्ली का वाटर हो, चाहे हरियाणा का वाटर हो, चाहे कर्नाटक का वाटर हो, चाहे तमिलनाडु का वाटर हो, सबका बॉइलिंग पॉइंट 100 बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। इसी वजह से किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एक कांस्टेंट वैल्यू है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर की देखो सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, मैं दूसरी बार लिखा रहा हूं ये बात। देखो वाटर के केस में आपको सारी बातें ध्यान होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 373 केल्विन होता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का प्रेशर 760 टॉर होगा। वाटर की डेंसिटी भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। इसको भी आप डायरेक्ट जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी आपको ध्यान होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट भी ध्यान होना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 273 केल्विन होता है। वाटर की सारी बातें आपको अपने आप पता होनी चाहिए। ये देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू है।
बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी, हमेशा फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स रहता है। हाँ, मगर यदि कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। जैसे कहा जाता है पहाड़ों पर खाना बनाना आसान है, पहाड़ों पर पानी जल्दी बॉयल हो जाता है। तो पहाड़ों पर पानी जल्दी इसलिए बॉयल हो जाता है क्योंकि पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना बॉयल होकर 98 पे ही बॉयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें कम वेपर बनानी है। तो ध्यान रखो, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है तो इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अच्छा, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन का ग्राफ बनाते हैं। इतना सही है? सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया है? आगे बताएं। ये बात सबको समझ में आ गई है? बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन, बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन सबको समझ में आ गई है? यस, वेरी गुड। हाँ सर, आप ये पढ़ा चुके हैं। हाँ भाई, मुझे पता है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा चुका हूं। मगर क्या है, अब उसी के आगे पढ़ाना है, तो बहुत सारे बच्चे नए भी हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप ध्यान रखो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखना। देखिए, अब यहां ये नहीं पढ़ाया है, ग्राफ नहीं पढ़ाया था उस जगह, वेपर प्रेशर में ग्राफ नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ डिफिनीशन की जरूरत थी। अब आपको ग्राफ भी पढ़ा रहा हूं। देखो बच्चों, वाई एक्सिस पे है वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर। अब ये लाइन जो है, ये लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये लाइन किसकी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1 एटमॉस्फेयर की लाइन है। यदि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर। अब आप बताओ, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो वेपर बढ़ती जा रही है, वेपर बढ़ती जा रही है तो वेपर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखो, इसी चीज का ग्राफ बना रहा है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो वेपर बढ़ती जा रही है, वेपर बढ़ती जा रही है तो वेपर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते 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 कहां तक ले जाओगे? जब इसके बराबर हो जाए, जब इसके बराबर हो जाए। तो देखो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हाँ बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ा रहा है। अब यहां पर जैसे ही इसने कट किया, ये देखो, ये कट किया। अब आप यहां बताओ, ये कोऑर्डिनेट क्या है? यदि मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इस जगह तो चेक करो, ये वेपर प्रेशर की लाइन है। देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वर्टिकल की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर वेपर प्रेशर है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही इस लाइन को कट कर रहा है, तो इस लाइन को कट करने का मतलब क्या हुआ? लाइन को कट करने का मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई। ये कंफर्म है? यहां तक सबको समझ में आया? इस लाइन को कट करने का मतलब क्या है? ये लाइन किसकी थी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब इस लाइन को कट करने का मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई। और वेपर प्रेशर की वैल्यू यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई तो इस जगह जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब इस जगह कितना टेम्परेचर है भाई? टेम्परेचर तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो इस जगह कितना टेम्परेचर है? इतना टेम्परेचर है, इतना। इस जगह कितना टेम्परेचर है? इतना। यही क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यही क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये देखो, यही क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यही क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड कितना हो गया, इतना हो गया। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो सब की सब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है। अब मान लो 50 है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 50, 100 है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, 150 है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 150। ग्राफ समझ में आया सबको? सर ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट किया? अरे यार आप क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठे हो? आप अपने घर में काम कर रहे होगे, लैब में काम कर रहे होगे, तो वहां कुछ तो टेम्परेचर होगा ही, इसलिए ग्राफ 0 से नहीं स्टार्ट किया। आप चाहो तो 0 से कर लो, कोई गलत बात थोड़ी ना है। आपका मन करे तो 0 से कर लो, मगर हमने 0 से इसलिए नहीं किया कि भाई जहां पर भी लैब में होगे वहां कुछ तो टेम्परेचर होगा, है ना, और कुछ टेम्परेचर होगा तो कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। तो देखो तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही इसने एटमॉस्फेयर वाली प्रेशर की लाइन को कट किया, जैसे ही एटमॉस्फेयर प्रेशर की लाइन को कट किया, तो लाइन कट करने का मतलब होता है वहां पर कोऑर्डिनेट सेम हो गए। इसका मतलब यहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई, और जहां वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है उसी जगह के टेम्परेचर को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो हम इसको सीधे स्ट्रेट लाइन ले आए नीचे की ओर कि इस जगह पे टेम्परेचर का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है। तो इस जगह पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, इतना। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वही टेम्परेचर है, तो वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है। वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात समझो। अब मैं इस पर क्वेश्चन कैसे बना सकता हूं? एक क्वेश्चन तो मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, डिफिनीशन पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखो बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, ठीक है, जिसकी यूनिट है mmHg, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, ऐसे। क्लियर? क्लियर। ये मैंने लिखा 760, ये लिखा मैंने 700, ये 600, ये 400, ये हमारा है 820, और ये है 900। क्लियर? क्लियर। अब देखो मैंने आपके लिए ये ग्राफ बनाया है, अब मैं पूछ रहा हूं गौर से देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। पहला क्वेश्चन तो मेरा बस ये है, विच पॉइंट रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन गिवन ग्राफ। बताओ, बताइए इस गिवन ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, विच पॉइंट रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन गिवन ग्राफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। यदि मान लो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू नहीं ध्यान रखते हो तो भी तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा। अब बी पॉइंट पर चेक करो, बी पॉइंट पर वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। भाई बी पॉइंट पे चेक करिए, तो बी पॉइंट पे क्या है, वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है 760 टॉर, और 760 टॉर क्या होता है,
या mm क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसका मतलब बी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये देखिए, क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? कर लोगे? कर लोगे? अच्छा, अब देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट तो हम समझ गए। अब हम थोड़ा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों ने कहा सर और आगे बढ़ाने का मतलब, अब मैं करता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी आपने प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन बना रहे हो। देखो, अब आप क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन बना रहे हो। अब आपने क्या किया, जरा गौर से देखिए। आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। आपने क्या किया? आपने इस कंटेनर में, ये देखो कंटेनर है हमारा, देखिए बच्चों, ये कंटेनर है। अभी तक इस कंटेनर में क्या था? प्योर लिक्विड पड़ा था। अब आपने इसमें क्या किया? ये हमारा प्योर लिक्विड था, लिक्विड पड़ा हुआ था, जस्ट लाइक वाटर। अब आपने क्या किया? इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। आपने इसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये देखो, हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ऐसे ऐसे। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया है सॉल्यूशन। किसी ने कहा अब बॉइलिंग पॉइंट बताओ। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है। आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? तो सबसे पहले मुझे बताओ, वेपर किसकी बनेगी? सॉल्यूट की वेपर बनेगी? नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट की वेपर बनेगी, सॉल्यूट की बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो ये सिर्फ सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। डिफिनीशन तो अभी भी वही है भाई, डिफिनीशन थोड़ी अलग हो जाएगी। डिफिनीशन तो अभी भी वही है। क्या? जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब जो टेम्परेचर होगा उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। डिफिनीशन अभी भी वही है। जब जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी, अब ये सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। बात सही है? अब गौर से सुनना, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, तो अब एक एक करके मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब कनेक्ट कर रहा हूं। देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट पहले लिख लिया, वेपर प्रेशर बाद में। अच्छा, अब मैं लिखने जा रहा हूं फॉर प्योर लिक्विड। जब प्योर लिक्विड था, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट था, तो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन ये थी, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? पी नॉट से। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? पी नॉट से। अच्छा,
अब आपने सोल्यूशन बना लिया। तो जब आपने सोल्यूशन बना लिया तो अब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया। अब ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के। सही है, बताओ यहां पर किसी को कंफ्यूजन आ रहा है, यहां पर किसी को कंफ्यूजन आ रहा है? भाई ये सारी एक ही बात लिखी है। जब प्योर लिक्विड था तो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात तो वही है। अब मुझे बताना, डरना नहीं, अब मुझे बताना मैं क्या कहने जा रहा हूं। पी नॉट और पीएस में से किसकी वैल्यू बड़ी है? हम जानते हैं कि पी नॉट बड़ा होता है, पीएस छोटा होता है। किसी ने कहा हम कैसे जानते हैं? तो मैंने कहा मुन्ना, पिछली क्लासों में यही तो पढ़ाया था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे, राउल्ट्स लॉ का सेकंड केस, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है। तो पी नॉट की वैल्यू बड़ी है, तो यदि इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो ये छोटा होगा, इसकी वैल्यू छोटी होगी तो ये बड़ा होगा। इसका मतलब यदि ये ट्रू है तो ऑटोमेटिक ये बात भी ट्रू हो गई। आगे बढ़े, अगले पेज पे लिखे, यदि ये ट्रू है तो ऑटोमेटिक ये बात ट्रू हो गई कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। इसका मतलब ये बात भी ट्रू हो गई कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। सही है? क्यों? ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ये ज्यादा होगा। तो ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। ये एक बात क्लियर है? हाँ। अच्छा, इसका थ्योरेटिकल रीजन क्या है? ये तो मैंने मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया, मगर थ्योरेटिकल रीजन क्या है? मान लो कोई थ्योरेटिकल रीजन पूछता है तो क्या बताओगे? ऐसा क्यों है, मैंने पढ़ाया है। ऐसा इसलिए है, स्केपिंग टेंडेंसी, याद है? स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल decreases, क्योंकि स्केपिंग टेंडेंसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल वहां पर जाके धंस जाते हैं उनके बीच में, धंस जाते हैं। अच्छा, ये भी ठीक है। अब इस चीज को ग्राफ में बनाओ। ये जो तुमने थ्योरेटिकल अभी मुझे पढ़ाया है, इसको ग्राफ में लिखो। तो देखो, सॉल्वेंट का यदि बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ये है, ये किसका है? सॉल्वेंट का। मैंने नाम लिख दिया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा? अब गौर से देखिए सारे बच्चे, सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा। देखो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम। तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो सॉल्यूशन की लाइन सॉल्वेंट की लाइन के नीचे से जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप ऊपर से ले जाओगे, मान लो ऐसे, तो यार वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? वेपर प्रेशर। अब आप बताओ वेपर प्रेशर किसका बड़ा है? बताओ। देखिए, ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर है, और ये तुमने कह दिया ये सॉल्यूशन की लाइन है। तो अब बताओ देख के, हाइट किसकी ज्यादा है? एसी की ज्यादा है ना, बीसी से। देखो, एबी से एसी की ज्यादा है। इसका मतलब तुम ग्राफ में दिखा रहे हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, और जबकि रियल में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम। इसलिए सॉल्यूशन की लाइन सॉल्वेंट की लाइन के हमेशा नीचे से जाएगी, ऊपर से जा ही नहीं सकती है। क्यों? थ्योरी गलत हो जाएगी।
क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम है सॉल्वेंट से, तो लाइन ऊपर से कभी नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर से लाइन गई तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन की लाइन हमेशा क्या होगी, नीचे से जाएगी। क्यों जाएगी, बात समझ में आई? तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे से जाएगा, इसके ऐसे ऐसे, अब चलता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, कट कर गया। तो जहां पर कट किया वो पॉइंट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कहां पे बराबर हुआ, यहां पे बराबर हुआ, इस जगह पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यहां पे बराबर हुआ, तो जहां पे बराबर हुआ वही क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इतना है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इतना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये देखो डेल्टा टीबी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डेल्टा टीबी, ये देखिए। तो इसका मतलब ये ग्राफ समझ पाए, देखो सॉल्यूशन की लाइन सॉल्वेंट के नीचे से जाएगी, तो जब नीचे से जाएगी तो इधर साइड में कट करेगी, इस साइड में नहीं कट करेगी, इस साइड में। क्यों, हमेशा नीचे से रहेगी ना, अभी भी देखो नीचे है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। इसी को कहा क्या जाता है, इसी को बच्चों बोला जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। चेक करो, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया है, हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, उसको कहते हैं डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो कितना बढ़ गया है, चेक करो कितना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। पहले इतना था, अब इतने से इतना हो गया है, तो बढ़ा कितना, इतना बढ़ गया है। इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज है, इसका मतलब सॉल्वेंट से ज्यादा हमेशा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, उसके सॉल्यूशन का होगा। सॉल्वेंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसके सॉल्यूशन का होगा। सॉल्वेंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसके सॉल्यूशन का होगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। हाँ, कितना ज्यादा होगा, डिफरेंस के बराबर। कितना ज्यादा होगा, डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस के बराबर। अच्छा, अब देखो जरा बच्चों, डरना नहीं, 2 मिनट में भी बात क्लियर हो जाएगी। अब जरा देखो यार, हमें ये पता है, हमें ये पता है, देखो जो हम लोगों को पता है वही करना है। इन दोनों का डेविएशन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, पी नॉट माइनस पी एस का डिफरेंस, इसको हम डेल्टा पी लिख लें। पी नॉट माइनस पी एस के डिफरेंस को डेल्टा पी लिख लें, है कि नहीं।
तो जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, गौर सुनना मेरी बात, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होता चला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। चेक करो भाई, आपको मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं? अभी इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया है कि पीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये है कि नहीं? तो तुम सॉल्यूट मिलाते जाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता चला जाएगा, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता चला गया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता चला गया तो गैप बढ़ता चला गया। देखो ये डेविएशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अभी पीछे पढ़ा के आए हो, ये देखो सब लिखा है, तुमने तुम ही लोगों ने लिखा है, ये देखो, ये देखो सब लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड कांस्टेंट है। तो देखो जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते जाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर देखो कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हम ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख लो या मोल ऑफ सॉल्यूट लिख लो, है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट के। अच्छा अब डरना नहीं, अब डरना नहीं, देखो ये चीज कांस्टेंट है, हां, तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आप सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो ये भी बढ़ता जा रहा है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड तो कांस्टेंट होता है। आपको बॉइलिंग पॉइंट वाटर का पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको चाय का बॉइलिंग पॉइंट पता है? चाय का बॉइलिंग पॉइंट पता है? नहीं। दूध गर्म होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट पता है? नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो वेरिएबल है। चाय में यदि तुमने शक्कर ज्यादा डाल दी तो चाय का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगा, चाय में किसी ने शक्कर कम डाली तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, प्योर लिक्विड का नहीं करता है मगर सॉल्यूशन का करता है। तो किसी ने यदि 1 कप पानी में 2 चम्मच शक्कर डाली तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग आएगा, और किसी ने 1 कप पानी में 1 चम्मच शक्कर डाली तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग आएगा। इसीलिए चाय का बॉइलिंग पॉइंट किसी बंदे को याद नहीं है और कभी लिखा भी नहीं जाता है, कभी लिखा नहीं जाता है, मगर वाटर का हमेशा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन बन गया ना, और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल होता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अब तुम सॉल्यूट चेंज करते रहोगे तो वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो देखो जब ये डिपेंड कर रहा है तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब डेल्टा टीबी भी, डेल्टा टीबी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल ऑफ सॉल्यूट के। अब इसको जब और सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। मोल ऑफ सॉल्यूट को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। वेयर वेयर डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। और एम क्या है? मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो। और मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी। ये मोललिटी का फार्मूला होता है। और केबी क्या है? केबी एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट। और इसी को बच्चों कहा जाता है क्या? ईबियो स्कोपिक कांस्टेंट। चैप्टर भी हाँ अब देखो केबी क्या है? इबियोस्कोपिक कांस्टेंट। और गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैल्यू ऑफ केबी ओनली डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। केबी की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ केबी only depend upon solvent, only depend upon नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे। मतलब सॉल्वेंट चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। और दूसरी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट मान के चल ही रहे। दूसरी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, है ना? तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब सॉल्यूट कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, जैसे वाटर है। वाटर का केबी जो होता है बच्चों, वो ये होता है। किसी बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं, मगर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है 0.52 इतना। और यूनिट क्या होगी? पहले यूनिट ऑफ केबी लिख दूं, फिर वहां पे यूनिट लिख दूंगा। यूनिट ऑफ केबी क्या होगी? यूनिट देखो, हमारा फार्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अब यूनिट लिखो। ये क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। हमें केबी की यूनिट निकालनी है। और ये क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। तो केबी की यूनिट क्या निकल के आई? केजी इंटू केल्विन डिवाइडेड बाय मोल। तो आगे जाके क्या हो गई? मोल इनवर्स केजी इंटू केल्विन। ये इसकी यूनिट हो गई के की, केबी की। तो ये लिख दो, मोल इनवर्स केजी इंटू केल्विन। तो वाटर का केबी ये होता है 0.512। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे यदि पूछूं, मैं तो बस क्वेश्चन के लिए कर रहा था। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, देखो दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है। देखिए ये है यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, और ये है सुक्रोज एक्वस सॉल्यूशन। अब मैंने कहा इसका केबी x1 है, इसका केबी x2 है। सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन। सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन। ए x1 बराबर x2, बी x1 ग्रेटर देन x2, सी x1 लेस देन x2, डी।
डी x1 इज 2 टाइम्स ऑफ x2। बताओ, अब दोनों में सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू होगी। क्यों? सॉल्वेंट कौन सा सेम है? देखो इक्वस सॉल्यूशन लिखा है, मतलब यहां पर भी वाटर सॉल्वेंट है, यहां पर भी वाटर सॉल्वेंट है, तो जब सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू सेम है। इसका सॉल्यूट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ केबी ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू ऑफ केबी ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और फार्मूला क्या आया? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। एम क्या है? मोललिटी ऑफ सोल्यूशन। एम क्या है? मोललिटी ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए, और यदि आप अमाउंट बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा, अमाउंट कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। ये देखिए, डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन यहां पे था। हाँ, अब देखो यहां तक हम लोगों ने बातें कर ली है ना। आपको ये ग्राफ समझ में आया? ग्राफ कहां चला गया? ये ग्राफ, ये ग्राफ सबको समझ में आया है? ये वाला ग्राफ समझ में आया है सबको? और यदि ये ग्राफ समझ में आया है तो इस ग्राफ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो, अभी मैं एक आपको क्वेश्चन ड्रा करता हूं, अब उसमें भी दूंगा, उसमें भी दूंगा। किसमें? क्यूएसडी सीट में भी। देखिए, देखिए मेरे पास 3 सॉल्यूशन है। इक्वस सॉल्यूशन ए, इक्वस सॉल्यूशन बी, इक्वस सॉल्यूशन सी। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ, मतलब इनका ग्राफ दिया है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ दिया है आपको। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है। आपको ग्राफ इस तरह से दिए हैं, देखिए अब मैं पूछ रहा हूं, विच सॉल्यूशन हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? ए, बी, सी, इक्वल
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री सॉल्यूशन। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? अब जिसको बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ का आइडिया नहीं है तो वो तो परेशान होता रहेगा कि यार इस क्वेश्चन को करे कैसे। देखिए उस क्वेश्चन को करे कैसे। अब देखो ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस समय जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये बराबर हुआ है, यहां पर बराबर हुआ है, यहां पर बराबर हुआ है, यहां पर बराबर हुआ है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ये वाला है, ये वाला। अब ये ग्राफ किसका है बस ये देखो, तो ये ग्राफ किसका है? ए का है। भाई ए का ग्राफ ऐसे गया है ना, बी का तो ये गया है और सी का ये गया है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू है ना, ये वाली। क्यों? डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन है जिस जगह पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस जगह पे जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होगा। तो सबसे बाहर की ओर किसका है ग्राफ है? तो सबसे बाहर और सबसे लास्ट में जो कट कर रहा है वो ए का ग्राफ है। इसका मतलब सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर ए का होगा। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो इस तरह से आएगा, ए सॉल्यूशन का सबसे ज्यादा, फिर कौन सा है? सी, फिर सी का, फिर बी का। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा। ये तो सॉल्वेंट है, ये तो सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है ना, ये तो सॉल्वेंट है। तो क्वेश्चन वो कैसा भी बना सकते हैं, वो डिफिनीशन पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाएंगे। अच्छा चलो अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। कोई बच्चा मुझे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है? जैसे हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। इन दोनों के क्वेश्चन एक साथ हम लोग करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। बताओ भाई किसी को आता है? फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन कोई बताए? फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन कोई बताए? बताओ भाई। ये क्लोज कंटेनर है। बताइए फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है? हाँ बिल्कुल सही है। सॉल्वेंट तीनों में सेम है तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा। अब गौर सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है जरा ध्यान दो। मैंने क्या किया, वाटर को आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है? वाटर की आइस है, वाटर सॉलिड, वाटर की आइस। ये देखो ये है आइस, मतलब वाटर सॉलिड, वाटर सॉलिड। अब ये लिक्विड वाटर है। ऐसे क्लियर? क्लियर, यहां तक क्लियर है? अच्छा अब देखो लिक्विड वाटर ज्यादा वेपर बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है तो ये ज्यादा वेपर बनाएगा। अब जब वाटर आइस के फॉर्म में है तो उसकी वेपर बहुत कम होगी, एक दो मॉलिक्यूल बस वेपर फॉर्म में होंगे।
क्यों? क्योंकि वो तो सॉलिड स्टेट में है। तो देखो, उसी लिक्विड का सॉलिड फेज, उसी लिक्विड का लिक्विड फेज है। हाँ, अब गौर सुनते जाइएगा। अब सिंपल सी बात है, इस फेज में जब कोई सॉलिड होगा तो उसका 2-4 मॉलिक्यूल गैस फेज में होंगे। क्यों? आइडियल सिचुएशन क्या है? वो पहले सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से गैस में जाएगा। 2-4 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो सॉलिड से गैस फेज में चले गए होंगे, उसकी वजह से एक निग्लेजिबल प्रेशर उनके पास होगा। मगर इसके पास खूब प्रेशर होगा क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड से वेपर में चला गया। अच्छा, अब गौर सुनो। अब यार, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर बराबर करना है, इस कंटेनर का प्रेशर, इस कंटेनर का प्रेशर बराबर करना है। तो अब बताओ क्या करें? अब बताओ क्या करो? या तो हम इसका प्रेशर बढ़ाएं या इसका प्रेशर कम करें, है कि नहीं? बराबर कैसे होंगे? ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉलिड फेज। उसी लिक्विड का सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर है। और ये क्या है? उसी लिक्विड का वेपर फेज, लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर। सेम लिक्विड है, वाटर, वाटर। तो होता क्या है कि जब सेम लिक्विड का सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर उसके लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो टेम्परेचर होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। वही है, देखो, वही लिक्विड है। लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो टेम्परेचर होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ठंडा करना पड़ेगा। हम इसका प्रेशर कम करते जाएंगे और इसका बढ़ाते जाएंगे। तो जब दोनों बराबर हो गए तो उस समय जो भी टेम्परेचर है उसी को कह देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को क्या कह देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एट दैट टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ सेम लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ सेम लिक्विड, उसी लिक्विड के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो टेम्परेचर होता है उसे वेपर प्रेशर ऑफ, उसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। उसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। ये देखिए, तो इसके लिए क्या करोगे? आप इसके प्रेशर को कम करते जाओगे, इसके प्रेशर को बढ़ाते जाओगे, और जहां दोनों के प्रेशर बराबर हो गए बस उसी जगह रुक गए, और उसको क्या नाम दे दोगे? वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अभी बेटा गुलाम, अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो हम सिर्फ डिफिनीशन पढ़ा रहे हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक क्लास के बाद स्टार्ट होगी। अच्छा, अब इस चीज का ग्राफ बनाओ जो आप कह रहे हो। अब इसका ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ देखो, जैसे वहां ग्राफ बनाया था वैसे फिर ग्राफ बनाओ। एक मिनट यार, ग्राफ बनाते हैं। देखो बच्चों,
ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसका वेपर प्रेशर, इसका हमें बढ़ाना है वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ाना है, और इसका वेपर प्रेशर कम करना है। तो देखो ये सॉलिड वाली लाइन है, क्यों, सॉलिड का वेपर प्रेशर तुमको बढ़ाना है, तो ये सॉलिड वाली लाइन हो गई। सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ही, मगर सॉलिड फेज है तो सॉल्वेंट, वाटर ही तो है मगर सॉलिड फेज का है। अब इसका वेपर प्रेशर बढ़ाना है, तो ये देखो चला जा रहा है ऐसे, ये देखो, क्यों, इसका वेपर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसका वेपर प्रेशर कम करना है तो इसको ठंडा करोगे, तो ठंडा करोगे तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। क्यों, इसका वेपर प्रेशर कम करना है, तो कम कैसे करोगे, इसको ठंडा करके, ठंडा करो तो ग्राफ ऐसे आएगा ना, टेम्परेचर कम कर रहे हो और वेपर प्रेशर गिर रहा है, तो ऐसे आएगा। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे बना लो, ये देखिए। अब ये किसका ग्राफ है, ये लिक्विड सॉल्वेंट का है, ये लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है, और ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अब ये पॉइंट क्या बता रहा है मैथ्स के हिसाब से, बताओ, ये पॉइंट क्या बता रहा है मैथ्स के हिसाब से, ये पॉइंट ये बता रहा है कि दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो गए, सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो गया है, वो ये बता रहा है कि नहीं। तो जहां पर सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा ये टीएफ। ये देखो, क्या ग्राफ समझ पाए कैसे है भाई, हम इसका वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको हीट करेंगे तो इसकी लाइन ऊपर की ओर जाएगी। क्यों, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। इसका वेपर प्रेशर कम करेंगे क्योंकि बराबर करना है, सॉरी, तो इसको क्या करेंगे, ठंडा। एसी बहुत तेज चल रहा है यार, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ठंडा लग गया, टेम्परेचर कम कर दे। इसको हम ठंडा कर रहे हैं, तो जब आप इसको ठंडा कर रहे हो तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इसका ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। क्यों, वेपर प्रेशर कम करना है तो नीचे की ओर जाएगा, वेपर प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नीचे की ओर कम हो रहा है, तो आप टेम्परेचर भी कम कर रहे हो, वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। देखो, इधर आ रहे हो तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है और नीचे की ओर आ रहे हो तो वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, तो हम इसको ठंडा कर रहे हैं तो टेम्परेचर गिरता जा रहा है क्योंकि जीरो की ओर आ रहा है, ये जीरो है ना, हम इधर आ रहे हैं, टेम्परेचर गिरता जा रहा है, टेम्परेचर गिरता जा रहा है, और वेपर प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि हम नीचे की ओर आ रहे हैं। और जहां पर वो क्रॉस कर गए एक दूसरे को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो गए, और जहां पर दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो गए उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। दोनों में सेम लिक्विड लेना है बेटा, जिस लिक्विड का, देखो जिस लिक्विड को लिक्विड फेज में लोगे उसी लिक्विड का सॉलिड फेज लोगे। जैसे पानी, पानी का आइस और पानी का लिक्विड फेज, तो लिक्विड फेज में ज्यादा प्रेशर होगा। क्यों, लिक्विड से वेपर में जाना इजी है, तो लिक्विड से वेपर में जाना इजी है तो यहां ज्यादा वेपर होगी, और सॉलिड से वेपर में जाना बहुत टफ है तो यहां कम वेपर होगी। तो यहां का वेपर प्रेशर बहुत कम है, यहां का बहुत ज्यादा है, और डिफिनीशन क्या है, जब ये बराबर हो जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो हमारा काम क्या है, इसको बढ़ाना इसको कम करना, तो मैंने इसको बढ़ाया इसको कम किया, और जहां बराबर हो गए उसी टेम्परेचर को हमने फ्रीजिंग पॉइंट बोला। तो देखो सॉलिड वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है, लिक्विड वाला ग्राफ नीचे आ रहा है, और जहां कट कर गए वहीं बराबर हो गए। आशीष कह रहा है सर यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर कैसे हो सकता है। प्रभु बराबर हो नहीं सकता है, बराबर करना है, होता थोड़ी बराबर है, करना है, करना।
इसका मतलब एक को ठंडा करना है, एक को गर्म करना है। बात समझ पाए? होता नहीं बराबर है भाई। पानी का वेपर प्रेशर और आइस का वेपर प्रेशर बराबर थोड़ी होता है, करना है। इसीलिए तो इसको गर्म कर रहे हैं और इसको ठंडा कर रहे हैं। और जहां बराबर हो गए वो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है, वो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखो, वो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा। अच्छा, ये बात तो चलो भाई बच्चे समझ गए। अब बात आई, ये प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अब किसी ने कहा मुझे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब हम बनाने जा रहे हैं सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। आपने क्या किया, पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब कह रहे हो इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, ये लिक्विड है, ये देखो जैसे ये वाटर है। अब इस पे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। टाइम कितना हो गया है? कितने बजे क्लास खत्म होती है? कितने बजे क्लास खत्म होती है? हाँ बेटा, सॉल्यूट सेम होना चाहिए, बस फिजिकल स्टेट अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, 10:45 पे, 10:30 पे, 12:30 पे, तो 12:30 पे होती है ना, अभी 12:37 ही तो हुआ है। 2-3 मिनट और पढ़ लो, टॉपिक खत्म हो जाएगा, नहीं तो कल फिर मुझे यहीं से शुरू करना पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं 12:45 पे खत्म होती है, अभी तो 3-4 मिनट है यार, फिर है ना। आओ, आ जा मुन्ना, अभी हम लोग जोश में है, पढ़ लेंगे कि अगली क्लास में ही पढ़ाएं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखो क्या करोगे, क्यूएसडी सीट नंबर 6 करके लाओगे। पहला काम, क्यूएसडी सीट नंबर 6 करके लाओगे। दूसरा, नोटबुक को रिवाइज करके आओगे। दूसरा, नोटबुक को रिवाइज करके आओगे। सारी चीजें सबको समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ सब लोग, सब कुछ समझ में आता है मस्त तरीके से? तो सभी दोस्त यारों को बताओ कि यहां मस्त पढ़ाई चल रही है और खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और ध्यान रखना, एम 150 नंबर लाना है केमिस्ट्री में, 150 से ऊपर। किसी के 150 आने चाहिए, किसी को 160 आने चाहिए, किसी को 170 आने चाहिए, किसी के 180 आने चाहिए, ऐसे। अच्छा, दास कह रहा है सर आपने तो मेरा डाउट ही नहीं बताया। प्रभु, डाउट पूछो, बता देंगे, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल आएंगे। तुम्हारा डाउट क्या है, पूछ लो बेटा। हाँ, क्यूएसडी सीट लिख के दूंगा। वेरी गुड बेटा, ग्राम बहुत सही। हाँ, मंडल बेटा टेस्ट सिलेबस यार क्लास की शुरुआत में ही लिख दिया है, टेस्ट का सिलेबस। बेटा काफी है अभी, मतलब मुझे इसको इसको पढ़ाने में अभी 15-20 मिनट लगेंगे, इतना इजी नहीं है। हाँ, अभिमन्यु कह रहे हैं सर फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 होता है ना, वाटर का 0 होता है, सबका 0 थोड़ी होता है। सर सीएचडी लिख दीजिए, सीएचडी लिख दूंगा, कल लिखूंगा, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखो। और ये क्यूएसडी सीट नंबर 6 करके लाना, अभी मैं लिख के अपलोड करूंगा, लिख के अपलोड करूंगा। हाँ, नीट एडवांस बुक बेटा टेलीग्राम पे नहीं मिल सकती उसकी पीडीएफ, उसका रीजन है वो लोग नहीं देंगे, वेदांत वाले, है ना। हाँ, इसलिए उसको तो तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। जो हम लोगों के बस की चीजें हैं वो हम दे देते हैं, जैसे जेई मेंस की डीपीपी वो हम लोग बनाते हैं, उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं लगती तो मैं दे देता हूँ।
है ना, उसमें वो दौड़ा लेंगे हम लोगों को, तो वो तो बेटा लेना ही पड़ेगा। चलो अच्छा, बाय बाय, कल मिलेंगे, कल इसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अपना ध्यान रखना सब लोग।